नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू ओनली IAS एंड टू आवर 50-day rigorous plan in which we are discussing previous year's question of UPSC। 50-day rigorous plan में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं UPSC के लास्ट ईयर्स में पूछे हुए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस। आज दिन है इंडियन इकोनॉमी का, डेट इज डे 29। हुएवर फॉलोइंग विद द डेज, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू आर नॉट वरिंग अबाउट द डेट व्हेन यूपीएससी गोइंग टू हेल्ड द प्रीलिम। तो आज जो दिन है और आज जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं उसको आपको बता देता हूं एक बार। हालांकि आप सब जानते हो, मैं जानता हूं। प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, 7 ईयर विजन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब पे बात करनी है। अब मुद्दा यह है कि प्लानिंग कमीशन जो है इसको एब्रोगेट कर दिया गया है, स्क्रैप आउट कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको ऐसा माना जाता था कि ये ज्यादा सेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है। ठीक है ना दोस्त, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, हम हर चीज को चाहते हैं कि वो किस तरीके से मूव करे, डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तभी तो पंचायती राज लेके आए ना। मगर प्लानिंग कमीशन को ऐसा देखा जाता था कि व्हेन दे यूज्ड टू डू प्लान्स फॉर द स्टेट्स और फॉर द पैन इंडिया यू कैन कंज्यूम, तो ये लोग जो प्लान बनाते थे, अच्छा ये तो पता है ना आपको, प्लानिंग कमीशन वाज अ थिंक टैंक फॉर इंडिया विच डू प्लानिंग। तो जब ये प्लानिंग करते थे, ये ऐसा माना जाता था कि स्टेट्स की राय बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते थे, इन पे सुपर इंपोज करते थे अपने डिसीजंस। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि स्टेट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोग ये संज्ञान में लें। ठीक है, उस पे ये लोग सोचें, उस पे ये लोग एनालिसिस करें, उस पे ही रिसर्च हो और उस बिहाफ पे सॉल्यूशंस निकल के आए, जो कि स्टेट्स जो है वो बहुत आसानी से उसको अपना पाए और उसको इंप्लीमेंट कर पाए। मगर यहां पे इसमें कुछ प्रॉब्लम देखी गई, तो नरेंद्र मोदी जी को लगा कि प्लानिंग कमीशन को हटाने की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन लेके आए जो कि इंडिया को ही ट्रांसफॉर्म कर दे। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेके आ गए। अब इसका जो वर्किंग है, हालांकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हैं यूपीएससी ने, तो मैं आपको ये सब समझा क्यों रहा था? सबसे पहले तो इसलिए कि प्लानिंग कमीशन क्या थी, प्लानिंग कमीशन को क्यों एब्रोगेट किया गया और नीति आयोग को क्यों लाया गया। दूसरा जो पॉइंट है यहां पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन वो आज फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। आज फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे यहां पे 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते थे, व्हाट सिग्निफिकेंस डज प्लानिंग हैड इन आवर इकोनॉमी, हमने कैसे ऑब्जेक्टिव्स, कैसे चैलेंजेस फेस करके जो ऑब्जेक्टिव्स लिए थे उसको अचीव किया, करा या नहीं किया। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि ये अब बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी, क्योंकि पास्ट की प्लानिंग कमीशंस के ऑब्जेक्टिव्स आपसे ऑफ कोर्स नहीं पूछेगा। इसी कारण से मैं आपको एक बहुत क्विक रिवीजन देने वाला हूं सारे क्वेश्चंस का। हम किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनालिसिस के लायक भी नहीं है। आपको खुद को समझ में आ जाएगी ये चीज जब हम शुरू करेंगे। देखो दोस्त, प्लानिंग कमीशन में यही वो आखिरी चेहरा है बॉन्टेक सिंह आलूवालिया का, जो प्लानिंग कमीशन को फॉलो करता था या किसी ने देखा है आखिरी बार 12 5 ईयर प्लान, तो ये आपको आखिरी व्यक्ति देखने को मिले होंगे। ठीक है, अभी भी है, व्यक्ति आखिरी नहीं है, इंस्टीट्यूशन आखिरी था। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं, बहुत जल्दी एक रिकैप ले लेते हैं और इस लेक्चर को जल्दी से खत्म करते हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान है विच रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट? द आंसर इज ऑफकोर्स द 8th 5 ईयर प्लान। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऑफकोर्स क्यों लगाया? देखो दोस्त, 8th 5 ईयर प्लान, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि टाइम पीरियड क्या था। यह था 1992 से 1997 का। यह किसके एरा में आया था? आई होप आपने सबसे फेमस डीओ के बारे में जरूर सुना होगा, डीओ। ठीक है, मतलब जुगलबंदी इस टाइप समझ सकते हो। वो है नरसिम्हा राव जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जब थे, आई मीन। तो ये एरा इन दोनों डीओ का था, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ऐसे ही डीओ की इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद हम बहुत जल्द एक इनकी कमी महसूस करने वाले हैं। तो 8th 5 ईयर प्लान ऐसा प्लान था जहां पे कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं, क्योंकि 8th 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट था और आप समझ गए होंगे कि क्योंकि 1992 वाला एरा है, तो इसके पहले क्या आया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने एलपीजी मॉडल लाए हुए हैं, इसके बाद से आईएमएफ से पैसे लेके आए हुए हैं, इसी के बाद से इंपरेटिव प्लानिंग को, अच्छा क्योंकि प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग पता होगी, जैसे फिक्स प्लानिंग क्या होती है, फिजिकल प्लानिंग क्या होती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, इंपरेटिव प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, पार्शियल प्लानिंग क्या होती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, रोलिंग प्लानिंग क्या होती है और
इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो इंपरेटिव प्लानिंग से हम यहां पे शिफ्ट हुए थे इंडिकेटिव प्लानिंग पे, ठीक है। इंपरेटिव सेंट्रलाइज काइंड ऑफ मान सकते हो, इंडिकेटिव से एक फ्रेमवर्क जैसे देती है, तो ये सब आपको पता करना है। तो इसको आप सबसे पहला फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान मान सकते हो। इसी के बाद में यहां पे जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है, यहां पे 1997 में हमको वो देखने को मिला, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी के बाद में जो यहां के ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इसी के बाद में जो टारगेट था फॉर दिस 5 ईयर प्लान, वी हैव टेकन इट 5.6% एंड यू वोंट बिलीव वी अचीव्ड 6.8%, ठीक है। इस कारण से इस डीओ को इतना याद रखा जाता है। नाउ लेट्स लुक सर्टेन फीचर्स ऑफ द 8 5 ईयर प्लान। इसका करीब करीब जो बजट था, प्लान आउटलेट था, इट वाज नियरली अबाउट 7.98 थाउजेंड करोड़ रुपीस। उसी के बाद में एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, वी हैव टेकन टारगेट ऑफ 3.5% एग्रीकल्चर एंड अलाइड का, और हमने अचीव कितना किया था, 3.9% का। फिस्कल डेफिसिट जो है इट रीच टू 8%, ये बहुत बुरी बात हुई थी। इसी के बाद में इन्फ्लेशन जो है इट रीच टू 16%, ये भी बहुत बुरी बात हुई थी। टारगेट पर कैपिटा इनकम जो है वो 3.8 लिया था और अचीव कितना कर लिया था, 4.4% का, ये बहुत अच्छी बात हुई थी। तो इस तरीके से 8th 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में डिस्कस कर लूं। अब अगर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया तो वापस से बता दूं, मैंने इसका आंसर एक जल्दी से रिकैप जब करवा रहा था, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ही आपको आंसर ढूंढना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये भी एक कोर पार्ट था इस 8th 5 ईयर प्लान का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इश्यूज थे एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये यहां पे लिए गए थे। फिर अगला सवाल 8th 5 ईयर प्लान से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। वापस से देखो सवाल आएंगे बहुत सारे। 8th 5 ईयर प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट वन, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने बड़े संकट से हम लोग बाहर आए थे। It put a humongous effect on our whole Indian economy and to the everyone who is living in India. The critical difference in the fact that, वो हमको पता करना है, it has a considerable larger outlay compared to the earlier plans. हाँ, ये था, ठीक है। अब अगर आपने 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो आउटले था, जैसा मैंने आपको बताया अभी, मैं जब बढ़ा रहा था आपको 8 5 ईयर प्लान, तो बहुत ज्यादा इसका बजट था, और जैसा मैंने बताया 7,98,000 करोड़ रुपीस कुछ था, ठीक है। फिर बी में इट हैज अ मेजर थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर वाला किसमें था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। सी, कंसिडरेबल एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, हाँ ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज बीन अबॉलिश्ड। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं, ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे एम्फेसिस देना और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करना, ये हम शुरू कर दिया था हमने 1985 से, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ोगे तो 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिलेगा। मगर जो सबसे कंसिडरेबल डिफरेंस है और क्रिटिकल डिफरेंस है वो यही है कि प्लान आउटले में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ए। अगेन फ्लेक्चुअल पॉइंट था, समझने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, देखो ये सवाल बिल्कुल वेग हो चुका है, अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, मगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मैंने क्वेश्चन यहां पे इसलिए डाला ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि पहले दो तरीके के एक्सपेंडिचर प्लानिंग में लिए जाते थे, एक होता था प्लान एक्सपेंडिचर और एक होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो कितनी गलत तरीके से प्लानिंग की जाती थी। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई तो उसको डाल देते थे प्लान एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो तो पता है कितने पैसे लगने बिल्डिंग बनने में, ठीक है, तो सारे पैसे उसमें प्लान में डाल देंगे। अब दोस्त अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसको रिपेयरिंग के पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, चलो 1 साल नहीं लगेंगे, 2 साल नहीं लगेंगे, उसके बाद आपको रिपेयरिंग में पैसे खर्चा करने ही है, इसको डाल देते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, जबकि किस में आना चाहिए थे, प्लान एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये तो नोन रहता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है ना चीज का, ये तो हम जानते हैं। तो इस तरीके से प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग डिवीजन हुआ करता था। खैर अब तो ये चीज ही हट गई है, मगर मैंने सोचा कि आपको बता देता, इस कारण से मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब वो बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन, अब आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। 6th and 8th 5 ईयर प्लान जो है ऑब्वियसली वो कब कवर हुए थे, 1980 से 85 और 1992 से 1997 रेस्पेक्टिवली। तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ 7 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से पीरियड में आया। अब सबसे पहले एक दिमाग लगाओ कि इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा है। ये क्वेश्चन इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि 1986 से 1992 तक कौन सा प्लान आया, या ये जो 7 साल का डिफरेंस आपको दिख रहा है 6 साल का, इसमें एक 6 साल का डिफरेंस कैसे हो गया। बेसिकली क्वेश्चन वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। 85 से देखोगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 और 7 साल का जो डिफरेंस दिख रहा है कैसे दिख रहा है आपको, बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है जो उन्होंने लिखा है, उसको घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन को। बेसिकली ये क्वेश्चन था
रोलिंग प्लान पे कि बताओ रोलिंग प्लान कब आया। तो अगर आपको ये पता है कि सेकेंड रोलिंग प्लान जो है वो 1990 से 1992 में आया था, तो इस चीज को लेके आप यहां पे आंसर मार्क कर दोगे कि 275 ईयर प्लान तो 1985 से 1990 था, मगर ये जो बाकी के 2 साल है 1990 से 1991 और 1991 से 1992, ये क्या है, प्लान हॉलीडेज थे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे आंसर मार्क करना था। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब था ये भी पता कर लो इसी के साथ, 1990 से 1992 प्लान हॉलीडे था, मगर ये सेकंड था जैसा मैंने बताया ना अभी। तो फर्स्ट कौन सा था ये भी पता कर लो, वो 66 से 69 वाले पीरियड में था। तो इस तरीके से वहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पे। 5-year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, देखो दोस्त, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने वाला जो इंस्टीट्यूशन था वो कौन था, थिंक टैंक, वो था प्लानिंग कमीशन। इसको फाइनली अप्रूव कौन करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे सारे चीफ मिनिस्टर्स आके के बैठते थे और इसको हेड कौन करते थे, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ देख लो, इंडिया में प्लान फॉर्मुलेट प्लानिंग कमीशन करेगा, अप्रूव एनडीसी करेगा, जहां पे सारे चीफ मिनिस्टर जो है वो मेंबर होते थे एनडीसी के। और हमने देखा ना डिसेंट्रलाइज वे में हम प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस कारण से एनडीसी को बनाया गया था कि फाइनल अप्रूवल वो देंगी। चलो अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लेम्ड। अब ये अगेन आपका जो सवाल है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे इमरजेंसी कब लगी थी। उसके बाद अगला दिया हुआ है न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस, हाँ ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड, ये पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ऊपर के 2 पॉइंट से चीज बन जाएगी। तो अब आप समझ ही गए होगे, 1975 से 1977 वाला टाइम पीरियड आपको इंदिरा गांधी जी का याद करना था और वो देखना था कि किस में आएगा। तो आप अगर काउंट भी करते तो 5वां आ जाता, तो 5th 5-year प्लान जो है वो आप आंसर लगा देते। तो दिस ऑल हैपेंड इन 1975 से 78 लिखा हुआ है। ठीक है, और 5th 5-year प्लान जो है इसका मतलब सी, वो इसका आंसर हो जाता। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। अब इंडियन प्लानिंग से आप क्या समझते हो या जो पॉइंट लिखे हैं इसमें से बता दो। देखो, सेकंड 5-year प्लान एम्फेसाइज ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हाँ, अब ये क्या हुआ ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5-year प्लान जो था, ठीक है, उसमें हमने किस पे ध्यान दिया था, खाने पे। ठीक है, फूड क्रॉप्स पे। तो हमने पूरा जो ध्यान दिया था वो किस पे दिया था, एग्रीकल्चर पे, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, किसी से मांगना नहीं पड़े। और दूसरे सेकंड 5-year प्लान में हमने जो ध्यान दिया था वो दिया था इंडस्ट्रीज पे। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, थर्ड 5-year प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज ए स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, यहां पे भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कि हमको बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट ना करने पड़े, ऐसा हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने इस बेसिस पे करना शुरू किया था। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो हमको आंसर देखने को मिलेगा सी, बोथ 1 और 2। अब देखो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए, द सेकंड 5-year प्लान एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड 5-year प्लान जो है इट स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये आंसर कुछ गलत दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर सी ही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके इसका बता दूंगा। जब तक आप इसका आंसर सी ही मानना, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इस ए को आप करेक्ट करके सी कर लेना आंसर। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी है वो थर्ड 5-year प्लान में आई थी। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से आप क्या समझते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा। बेसिकली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि क्या एडवोकेट करती है, रिप्लेसिंग फॉरेन इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था और इसका आंसर सी है, ये आंसर गलत दिया हुआ था। फिर आ जाते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे। इंक्लूसिव ग्रोथ एज एनंसिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या नहीं आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ठीक है, बार बार जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, हाँ ये तो ऑब्वियसली होगा, इसी में इंक्लूजन है। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां देना, हाँ तभी तो नरेगा चला रहे हैं। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, समझते हैं, इसका पता नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा है। उसके बाद में डी, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, हाँ ये तो होना ही चाहिए, इसका मतलब आंसर होगा सी। इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, कैपिटल मार्केट जो है, ठीक है, कैपिटल मार्केट एक ओपन मार्केट मतलब नाम, हाँ ओपन मार्केट है। इस ओपन मार्केट पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, लोग सिक्योरिटीज देते हैं, पैसा उठा लेते हैं। तो ये एक तरीके से, इसमें कोई सरकार कंट्रोल कर रही है क्या इसको, नहीं। तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं भी लेना चाहिए था। ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो इसका आंसर ए, बी और डी है। ए बी डी नहीं है, इसमें आंसर का डज नॉट इंक्लूड है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ
में क्या आएगा, शेयर्ड ग्रोथ या फिर प्रो पुअर ग्रोथ होता है, कैपिटल मार्केट को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से इसका जवाब देना था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5-year प्लान्स a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure। ठीक है, अगेन क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, जैसा मैंने आपको 8th 5-year प्लान जो बताया था, इसी कारण से 8th 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th 5-year प्लान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चालू किया था, ठीक है, और हैवी इंडस्ट्रीज पे हमने कम एम्फेसिस देना चालू कर दिया था। इस कारण से अगेन इसका आंसर 8th है। तो हमको देखने को मिला कि 8th 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए। Who among the following constitute the National Development Council? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कौन कौन लोग बैठते थे? तो इसका जवाब है प्राइम मिनिस्टर, ये तो हेड ही करते थे, ठीक है। फिनांस कमीशन के चेयरमैन ये नहीं होते थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये तो होते ही थे, ठीक है। मतलब 1 और 4 भी अगर मुझे आता है तो मैं 2 ऑप्शन तो डिलीट कर चुका हूं, डी या बी में से इसका आंसर है। तो क्योंकि चेयरमैन जो है फिनांस कमीशन के वो नहीं बैठते थे, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, 1, 3 और 4। अब यहां पे एक ऑप्शन क्यों दिया गया, ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि प्लानिंग कमीशन और फिनांस कमीशन का अलग ही पंगा चलता रहता था, ठीक है। क्यों, अब मुझे जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ आपको देखने को मिलेगा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद भी देखने को मिलेगा कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने को मिलती थी बजाय कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस कारण से इनमें पंगा चलता रहता था। तो ये हमको पता होना चाहिए था कि एनडीसी में कौन कौन होते हैं। अब ये पार्ट हो गया आपका प्लानिंग का। प्लानिंग से रिलेटेड इतने ही सवाल थे, बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट्स थे, मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया है ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से करंट अफेयर्स का थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। मनी ऐप के बारे में बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया है मनी ऐप। जैसा आप ये देख पा रहे हो, ये रुपए को स्कैन करता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए किया है ताकि कौन से डिनोमिनेशन की करेंसी है उसको ये ऐप देख पाए। तो हाँ, सेकंड पॉइंट भी हमको ठीक देखने को मिल रहा है कि इट एम्स टू हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। तो पॉइंट तो दोनों सही है, मगर इसमें आपको कुछ और भी चीजें मैं बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे इस ऐप से क्या नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो काउंटरफीट नोट को भी आपको पकड़ के बता देगा क्या? मतलब जैसे मान लो मैंने पुराना 500 का नोट दे दिया तो आपको बता देगा क्या? ये नहीं बताएगा। इसी के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए मनी का, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप इस चीज का जवाब दे पाते हैं कि हाँ दोनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। तो इतना आसान सा इसका जवाब था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले जो सवाल है अब ये आ रहे हैं डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस बहुत रिलीजियसली देखें तो आई कैन अश्योर यू कि आप इसमें से हर एक क्वेश्चन पहली बात तो अटेम्प्ट तो कर ही लोगे, साथ ही इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट और बता के आ जाओगे सामने वाले को कि ये भी बता सकते थे और इसको टफ बना सकते थे, आपने बनाया नहीं। इकोनॉमिक सर्वे हमने इतना एलेबोरेटली कवर किया। जल्दी से बता देता हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का क्वेश्चन है। पहला, सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये आउट परफॉर्म कर गया है गुड्स के एक्सपोर्ट को। अगर ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा होता तो भी ये सही करना था। एक्सपोर्ट सर्विस में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। इन द रिसेंट ईयर्स, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू विच इंडिया शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज रीच 3.5% इन 2018। अब ये जो दूसरा पॉइंट है कि कितने परसेंट 2018 में रीच आउट कर दिया, ये तो मुझे भी नहीं आता अगर मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा होता तो, ठीक है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला सवाल, द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.48 डेज इन 2010 टू 4.67 डेज। मतलब कि हमारा शिप का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 2010 के मुकाबले 2019 में बढ़ गया। इसका मतलब है कि भारत जो है वो आगे की जगह पीछे चलने लग गया और दौड़ने लग गया। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस जो है, बिजनेस इंडेक्स जो है ऊपर जा रहे हैं। ये चीज हो सकती है क्या? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। हर कंट्री प्रूव करती है। तो पॉइंट ही गलत दे दिया आपने, तो इसको तो सबसे पहले हटाओ। अब बात बची फर्स्ट पॉइंट की, जो कि हमको 3.5% नहीं आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता अगर तो ये 3.5% याद आ जाता तो हम 1 पॉइंट मार्क करके आ जाते, क्योंकि ये पॉइंट सही है, हम इतना ही रीच आउट करें। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको इस पढ़ी लिखी हुई चीज समझाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट है, जो कि हम करेंगे नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। इकोनॉमिक सर्वे से ही है, एक्सपेंडिचर जो है सोशल सर्विसेज पे। किस टाइप के सोशल सर्विसेज? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट एज अ प्रपोर्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब दोनों के प्रपोर्शन में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझो,
अब बोल रहा है कि ये बढ़ गया है, इंक्रीज फ्रॉम 6.2% जो कि 2014-15 में था, ये बढ़ गया है 7.7% 2019-20 बजट एस्टीमेट। अब ये जो सवाल है, नो डाउट इस सवाल का जो एक जवाब है कि क्या हमारा जो एक्सपेंडिचर है सोशल सर्विसेज में वो बढ़ा है, साफ सबका जवाब होगा हां बढ़ा तो है। अब क्या इतना बड़ा है ये तो मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा। अब अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बन पाएगा। दूसरा, इंडिया की रैंकिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2018 में अच्छी हुई है फ्रॉम 2017, नो डाउट अच्छी हुई है, ठीक है, इसमें ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, पेपर में इतनी बार आ चुका है। तो अब बात बची फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा हुआ है, तो आंसर है सी या फिर 3, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे अगेन फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखो। सर्वे बोलता है इंडिया की एस्पिरेशन जो है टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कब बनना है जल्दी बताओ, ईयर 2024-25, ठीक है, याद रखो यही पूछेंगे। इट डिपेंड्स क्रिटिकली, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसी। दोस्त अगर ये सवाल कहीं पे किसी ने बिना पढ़े भी अटेम्प्ट किया होता तो उसको आंख बंद करके सबसे पहले इसको सही करना था। एक बात बताओ कि इकोनॉमी अच्छा कब परफॉर्म करेगी, जब वो प्रो बिजनेस काम करेगी, मतलब बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, इनका जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है इसको अच्छा करने के लिए, रेड टेपिज्म जो उसको अच्छा करने कम करने के लिए, ये सब काम करोगे तो ये प्रो बिजनेस पॉलिसी होती है। प्रो बिजनेस पॉलिसी आएगी तो बिजनेस आसानी से खुल पाएंगे, बिजनेस आसानी से खुलेंगे तो बिजनेस लोग ज्यादा खोलेंगे, ज्यादा खोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से बन पाएगी। तो ये पॉइंट तो बिना इकोनॉमिक सर्वे पढ़े भी सही करना चाहिए था, ठीक है, तो ये सही हो गया। अगला, अब बोलता है कि लिबरलाइजेशन के पहले सेंसेक्स जो है, इसमें एक जो फर्म है, एक जो कंपनी है, वो 60 साल तक रहती थी सेंसेक्स में, मगर लिबरलाइजेशन के बाद में इसका जो टाइम पीरियड है ये 12 साल पे आके खसक गया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पूरा एक लेक्चर दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे ने, जो मैंने आपको बताया था पूरा इलेबोरेटली ग्राफ के थ्रू बताया था कि देखो यहां पे जो पहले कंपनियां थी वो क्यों इतना टिकती थी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने एक शब्द यूज करा है कनेक्शंस। ये कनेक्शंस क्या होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े यहां पे जो उद्योगपति हमारे यहां कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये क्या होता है, यहां पे एक तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाता है। किस तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म, कि भैया यहां पे बैठे हैं मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी को चाहिए पैसा, मुकेश अंबानी जी ने फोन किया एक ब्यूरोक्रेट को कि यार, ब्यूरोक्रेट को नहीं भी किया तो मान लो एक कर दिया पॉलिटिशियन को, इस पॉलिटिशियन को फोन करा कि याद है ना कितना पैसा लिया था इलेक्शन में, ये बोलेगा हाँ याद है, तो बोलेगा कि चलो फोन लगाओ फिर बैंक वालों को कि मेरे को 50 करोड़ रुपए का लोन दे दे। पॉलिटिशियन फोन करेगा बैंक में मैनेजर को कि जानता है ना मैं कौन हूं, वो बैंक वाला बोलेगा हाँ, तो बोले बस मेरे को जानता है तो इसको लोन दे दे, ये इसको लोन मिल जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, कैसा भी हो, इसको लोन मिल गया। इस तरीके से कंपनियां चलती रहती थी, ठीक है। एक हिंदी में बहुत अच्छा मुहावरा है, ढर्रा चला आ रहा है, ठीक है, तो जो चला आ रहा है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से हुआ, मगर लिबरलाइजेशन के बाद में क्या हो गया, नई नई फर्म्स हमने बाहर के लिए खोल दी, फॉरेन फर्म्स आने लग गई, बेसिकली कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन जब भी बढ़ता है तो पुराने जो लोग हैं या जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले वेड आउट कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो मैं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कुछ तो भी समझाता रहता हूं, अब आप क्यों समझ रहे हो, क्योंकि मैं अकेला ही हूं। मान लो कि कोई अकेला ना होता या मेरे अलावा कोई और भी होता तो मुझसे समझते क्या, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले मेरे को हटाते, दूसरे व्यक्ति को ले आते कि समझो इससे। तो इस तरीके से सबसे खराब व्यक्ति को सबसे पहले हटाओगे आप, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। तो इकोनॉमिक सर्वे में बात करी हुई तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी। और फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहां पे देख सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पे। इकोनॉमिक सर्वे 19-20 सर्वे बोलता है कि वर्ल्ड बैंक डाटा ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसने इंडिया की रैंक, इट इज सीन दैट इंडिया रैंक्स 3rd इन नंबर ऑफ न्यू फर्म क्रिएटेड, मतलब हमारे यहां ज्यादा नई फर्म्स क्रिएट हो रही हैं, मतलब कि पूरे विश्व में जितनी नई फर्म क्रिएट हो रही हैं उसमें जो भारत का नंबर है वर्ल्ड बैंक डाटा ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से वो 3rd है, ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या है। 10% इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फर्म्स इन अ डिस्ट्रिक्ट यील्ड्स 1.8% इन ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। अभी तक तो जीडीपी सुना था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो जीडीपी हो जाएगा, इतनी आसान सी बात थी, तो जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन ये सवाल इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस कर चुके हैं,
तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जल्दी से बता देता हूं, यहां पे देख लो लिखा भी हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया जो है वो 3rd रैंक में आती है न्यू फर्म्स क्रिएटेड। मैंने आपको वहां पे ये भी समझाया था कि न्यू फर्म ज्यादा क्रिएट होती है, तो बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात है। हमको लगेगा कि तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि पुरानी फर्म बाहर जा रही है हमारे यहां से, इसका मतलब वो काम नहीं कर पा रही, मगर हमने देखा था कि कैसे अच्छी बात है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने हमको बताया था। क्या बताया था? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि नई फर्म्स आ रही हैं और पुरानी जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी इकोनॉमी इनोवेट कर रही है, हमारे यहाँ पे नए नए इंटेलेक्ट के लोग आ रहे हैं जो कि मार्केट में नई तरीके की कंपटीशन, नई तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है और सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन जो है वो हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, अगला सवाल, सर्वे बोलता है कि असेंबल इन इंडिया कर दो फॉर द वर्ल्ड इनटू मेक इन इंडिया, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो। मतलब क्या? हमारे मोदी जी बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, हर चीज पे मैं लिखा हुआ देखना चाहता हूं मेक इन इंडिया। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि मेक इन इंडिया को इंटीग्रेट कर दो असेंबल इन इंडिया। अब असेंबल इन इंडिया क्यों कर दो? चाइना क्या करता है? चाइना असेंबल करता है ना आईफोन को, उसी के बाद में बहुत सारे उसके प्रोडक्ट भी बनाता है। तो ये हमने वहां पे देखा था जब हमने चाइना और इंडिया को कंपेयर किया था इकोनॉमिक सर्वे में। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इंडिया कैन रेज इट्स एक्सपोर्ट मार्केट शेयर अबाउट 3.5% बाय 2025 एंड 6% बाय 2030। ये पॉइंट नहीं भी पता होता ना तो इस पॉइंट से ही सही हो जाता है ये ऑप्शन। और अगला पॉइंट, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 13.4% गिर गया है फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो जाता ना तो हम डूब जाते हैं अभी तक। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 1 ओनली। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से बता देता हूं जिसने नहीं पढ़ा है। देखो, ये देखो मेक इन इंडिया और ये चाइना दिया हुआ है। ठीक है, चाइना में क्या है? लेबर इंटेंसिव मार्केट है। एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी जब मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, 2 ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ था स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन जो है वो तो हमारा चाइना के बराबर है, बाकी जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन है, सॉरी सिर्फ प्रोडक्शन है, वो हमारा बहुत नीचे है। तो क्या होता है, चाइना जो बनाता है वो एक प्रोडक्ट बना देता है मान लो 2 रुपए में, उसी प्रोडक्ट को इंडिया को बनाने में लग जाते हैं 10 रुपए। इस कारण से हम कंपीट नहीं कर पाते। तो वहां पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी। फिर हमने बात बोली थी कि कैसे नेटवर्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नेटवर्क प्रोडक्ट मतलब कि जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के होते हैं, तो इसको अगर हम असेंबल इन इंडिया में मैमथ स्केल पे बनाने लग जाएं तो हम भी चाइना को कंपीट कर सकते हैं। ये सब हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से अगला सवाल ले लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बोलता है दैट अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन थाली। देखो, जब मैं आपको थाली के बारे में बता रहा था, मैंने वहां पे आपके सामने क्वेश्चन पुटअप किया था जो यहां पे नहीं है और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन आएगा। जल्दी से बताओ कि किस स्टेट में आज की तारीख में सबसे सस्ती थाली आपको खाने को मिलेगी, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। जल्दी से स्टेट का नाम बता दो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि अफोर्डेबिलिटी जो है वेजिटेरियन थाली की इंप्रूव्ड हुई है 29% से 2006-7 से लेकर 2019-20 तक, और नॉन वेजिटेरियन की बाय 18%। ये फैक्चुअल डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बाद सर्वे बताता है कि अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो 4 रीजन्स में एब्सोल्यूट प्राइस जो है वेजिटेरियन थाली की वो कम हुई है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था ग्राफ के थ्रू, आई होप आपको याद होगा। तो ये हमने देखा था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इनफैक्ट वेजिटेरियन के लिए नहीं, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी हुआ है। तो वो होता तो भी सही होता। इसी के बाद में हमने देखा था कि अफोर्डेबिलिटी जो है वेजिटेरियन थाली की बड़ी है। तो हाँ, ये भी सही है। परसेंट माइट बी पॉसिबल आपको याद ना हो, मुझे भी अभी याद नहीं, मगर हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, अगर मतलब एक पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में भी हम लेके चले तो, और नहीं तो इसका ऑप्शन है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। In the end, just wanted to leave you with a quote: push yourself because no one else is going to do it for you. आपको अगर एग्जाम निकालनी है, प्रीलिम्स क्लियर करनी है, तो you have to push yourself. Okay? मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, फुटबॉल खेलो, जो करना है, मगर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लॉकडाउन है, चलता रहेगा, एग्जाम 31 मई को ही होगी। तो इन दी एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, सारे पॉइंट्स कवर कर पाया होगा। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।